हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको हेल्थ के टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा भारत में और दुनिया में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलन में हैं और किन चिकित्सा पद्धतियों को एलोपैथ के अलावा भारत में मान्यता मिली हुई है, जिसे सरकार प्रमोट करती है। तो एलोपैथ के अलावा भारत में एक मंत्रालय बना हुआ है जिसको हम आयुष मंत्रालय कहते हैं। आयुष मंत्रालय के अंदर जो है, ये आयुष जो होती है इसकी एक फुल फॉर्म है इंग्लिश में। ए से आयुर्वेदा होता है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। इसके बाद में आता है योग, ये वाई से होता है योग। फिर यू से यूनानी होता है। फिर एस से सिद्धा होता है, सिद्धपैथी जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद एच होता है तो उसको हम होम्योपैथी कहते हैं। तो होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, ये एक हो गई। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, योग में, यूनानी में, और इसमें जो एक न्यूट्रिशन वाली चीज़ होती है, और बाकी इसमें थेरेपीज़ और भी बहुत सारी जोड़ी गई हैं जिसे आयुष मंत्रालय से मान्यता मिली हुई है। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्या होती हैं ये पैथियाँ और किस तरह से काम करती हैं। एक छोटा सा विवरण हर एक पैथी के नाम। तो ये जो 5 चीज़ें होती हैं जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, ये सब आती हैं। और इसमें से ही एक है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें आती हैं खुराक पैथी, जिसे हम खाना खा के न्यूट्रिशन दे करके करते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आते हैं। इसके ज़रिए भी बीमारी से इलाज पाया जा सकता है और बीमार सही हो सकता है। जैसे मार्केट में जो है बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं कि ये जो है आपके सप्लीमेंट में शामिल है, तो ये सप्लीमेंट वाली पैथी होती है। तो इसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में खाने द्वारा उपचार होता है। इसमें जो है बहुत सारी आहार श्रृंखलाएँ हैं, तो उसके धीरे धीरे हम बताएंगे। तो हम इसके बाद में आता है एक फास्टिंग, और फास्टिंग को अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। फास्टिंग के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फास्टिंग किस तरह से हमारी तमाम तर बीमारियों से हमारी जो है फ़ायदा करती हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसके बाद आता है मिट्टी द्वारा उपचार। तो मिट्टी द्वारा उपचार भी बहुत तरीके से किया जाता है, जिसे हम बताएंगे, और इसको मड थेरेपी के बोलते हैं। फिर आता है पानी के द्वारा उपचार, यानी पानी के अलग अलग टेम्परेचर पे उनको रख कर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पीने में, लगाने में, नहाने में, तो इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। फिर आता है हवा के द्वारा उपचार। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हवा के संपर्क में आने में वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हवा और धूप से भी उपचार किया जाता है, इसको हम एयर थेरेपी बोलते हैं। इसके बाद में जो आती है वो मसाज थेरेपी होती है, जिसे छू के मालिश करके किया जाता है, तो उसको मसाज थेरेपी बोलते हैं। इसके बाद में आता है एक बहुत ही प्रचलन में है जिसे हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं, और एक्यूप्रेशर से ही मिलता जुलता होता है एक्यूपंचर। दरअसल एक्यूपंचर में जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट को पंच किया जाता है किसी सुइयों से। और फिर इसके बाद आता है एक मैग्नेट थेरेपी, ये चुंबक चिकित्सा बोलते हैं इसको। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। विस्तृत जानकारी हमारी अगली वीडियोस में अलग अलग थेरेपी के ऊपर आएंगी, और ख़ासकर हमारी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के ऊपर रहेंगी। इसमें हम आपके जो है दवाओं के बारे में बताएंगे, उनके फ़ायदों के बारे में, बीमारी के बारे में बताएंगे, और बीमारी से जुड़ी हुई दवाइयों के बारे में बताएंगे। तो जो आयुर्वेद है वो एक भारत की बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे हम वेद द्वारा प्राप्त करते हैं। वेद का मतलब विज्ञान होता है, और ये हमारे यहाँ यानी अपने भारत में 5000 साल पहले से है। तो आयुष का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना या जिंदगी जिसे हम बोलते हैं, और वेद का मतलब होता है विज्ञान। तो जिंदगी का एक विज्ञान है जिसे हमने भारत में आयुर्वेद का नाम दिया गया है, और इससे सभी लोग भली भांति परिचित है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। और अन्य औषधियों की प्रणालियों के विपरीत जो है आयुर्वेद रोगों के उपचार के बजाय स्वस्थ जीवन शैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। आयुर्वेद की मुख्य अवधारणा यह है कि उपचारित होने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत बनाता है।
उपचारित होने की जो प्रक्रिया है उसको व्यक्तिगत बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 4 मूल तत्वों से निर्मित है। तो शरीर के अंदर 4 मूल तत्व होते हैं, जिसे हम दोष, धातु, मल और अग्नि, इन 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो आयुर्वेद में शरीर की इन बुनियादी बातों का अत्यधिक महत्व है। इन्हीं बातों को हम मूल सिद्धांत बोलते हैं। इसे हम उपचार का मूल सिद्धांत भी बोलते हैं या बुनियादी सिद्धांत भी बोलते हैं। आयुर्वेद के बाद आता है वाई से योगा। तो योगा जो होता है वो शरीर के बहुत सारे एलिमेंट का कसरत करके या व्यायाम करके के उसका उपचार होते हैं। जैसे प्राणायाम, धनुरासन, ये सब बहुत सारे आसन होते हैं। अनुलोम विलोम हो गया। सभी लोग मतलब इस बात से परिचित हैं। और बाकी जो है हमारे देश में क्या दुनिया भर में योग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये योग जो होता है वो भी तमाम सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। फिर आता है यूनानी। यूनानी पैथी जो है भारत में बहुत करीब 1500 साल से चली आ रही है। तो इसमें जो है यूनान से ये पैथी लाई गई है। और सऊदी अरब वगैरह जो देश हैं, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने भी इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया है। और इसके अलावा जो है यूनानी दार्शनिक और हकीम हुए हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, दवाओं के बारे में, उसके उपचार के बारे में। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है भारत में एक लंबे समय से चली आ रही है और लगभग 11वीं शताब्दी में यहाँ पे आ गई थी। और आने के बाद में आसपास ये जो है प्रचलन में आ गई। और आज भारत में इसका उपयोग करने वाले देश जो है अग्रणी देशों में से एक है। भारत में यूनानी दवाओं का, यूनानी पैथी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूनानी यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है। जैसे BUMS होता है तो ये यूनानी चिकित्सा के लिए होता है। अनुसंधान होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों की बहुत बड़ी संख्या भारत में मौजूद है। और जैसे कि हम इसको नाम से जानते हैं यूनानी मेडिसिन्स, तो इसमें ग्रीस में जन्म हुआ है। ग्रीस को ही हम यूनान बोलते हैं। और हिप्पोक्रेट्स द्वारा यूनानी चिकित्सा प्रणाली की नींव रखी गई थी। एक दार्शनिक और हकीम थे हिप्पोक्रेट्स, तो उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इस प्रणाली के मौजूदा स्वरूप का श्रेय अरबों को भी जाता है, जो यूनान के बाद में भारत और तमाम सारे देशों में पहुंचाने का जो श्रेय है वो सऊदी अरब और अरब देशों के, जो भी वहाँ पे, सऊदी अरब तो फिलहाल अभी बना है, उससे पहले जो अरब देश थे तो उन देशों ने इसकी बहुत सेवा करी है। अरबों ने ही जो है इनका अनुवाद करा है ग्रीक भाषा से दूसरी भाषाओं में, अरबी में, और फिर उससे जो है ट्रांसफ़र होते होते हम तक पहुंची है। और इसके अलावा जो है ग्रीक साहित्य को भी भारत में और तमाम दुनिया देशों में पहुंचाया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा अरब का योगदान रहा। ये जो है साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ में रोज़मर्रा की दवा को समृद्ध बनाता है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, चिकित्सा और सर्जरी का व्यापक इस्तेमाल किया है। तो जो यूनानी मेडिसिन से जो पैथी है, तो इसके अंदर भारत में जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो भारत के अंदर भी, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल होती है, तो भारत में ये सब पैथियाँ यूज़ होती हैं। और जो है इसमें यूनानी में रसायन, भौतिक, वनस्पति, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। फिर आता है यू के बाद में एस, AYU हो गया। अब एस का इस्तेमाल करते हैं। तो एस जो होता है वो सिद्ध पैथी होती है। सिद्ध प्रणाली में भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। सिद्ध का शब्द का अर्थ होता है उपलब्धियां और सिद्ध करना। सिद्ध जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, जिन्हें हम महापुरुष बोलते हैं या संत पुरुष बोलते हैं, ऋषि मुनि भी बोलते हैं। तो इन सब लोगों ने जो पैथी का निर्माण किया है वो सिद्ध पैथी होती है या सिद्ध थेरेपी होती है। तो ये लोग जो है अपनी मरीजों को दवाएं देते थे बना करके, उसी को कहा गया। तो इसमें 18 सिद्धों
से ये चिकित्सा पद्धति के विकास हुआ है कि 18 सिद्धियाँ इसमें दी गई हैं। सिद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा हुआ है। सिद्ध साहित्य का जो है प्रादुर्भाव जो है वो तमिल से हुआ है, तमिल भाषा में लिखी हुई थी और भारत में तमिल से ही भारत के दूसरे इलाकों में पहुंची, दूसरे प्रदेशों में, और बड़े पैमाने पर प्रचलित है। ये काफ़ी हद तक प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखती है। तो अभी हम जो है होम्योपैथ के बाद में ये जो है इस सिद्धपैथी के अंदर बहुत सारी पैथीज आती है, जिसको भी हमने शुरुआत में बताया था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। तो ये सिद्धपैथी के बारे में हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं होम्योपैथी का। एस के बाद में एच आता है आयुष में, तो एच से मतलब होता है होम्योपैथ। तो होम्योपैथ का भी चलन भारत में बहुत ज़्यादा है और बाकी दुनिया में तो है ही है। तो होम्योपैथी आज एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला उपचार पद्धति हो गई है। और जब से ये कोरोना और लॉकडाउन जैसी ये सिस्टम आए हैं तो मरीजों ने बहुत इससे फ़ायदा उठाया है और धीरे धीरे इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है और बहुत ही प्रचलित हो रही है ये पैथी। भारत में अपनी गोलियों की सुरक्षा और उसके इलाज की कोमलता की वजह से एक घरेलू नाम बन गया है। बच्चे भी जानते हैं, जब माँ बाप उनको कोई बच्चा बीमार होता है तो उनको एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो बहुत ही कम रुपए में और मीठी मीठी गोलियाँ, जिसमें हम जानते हैं कि थोड़ी सी जो है लिक्विड दवा डाली जाती है, डाइल्यूशन डाले जाते हैं, तो डाइल्यूशन से वो दवा बन जाती है और उसको हिला के दे दिया जाता है। तो 4-4 छोटे छोटे दाने होते हैं, 4 दाने 5 दाने दिन में 3-4 टाइम दी जाती है, तो उससे काफ़ी इलाज होता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हालांकि ड्रॉप में भी बहुत सारी दवाएं आती हैं जो ड्रॉप में दे के दी जाती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो बहुत बेहतर होती हैं कंज्यूम करना उसको। तो मीठी मीठी गोलियां के नाम से हम लोग सबसे पहले जो दिमाग में जहन में चीज़ आती है वो है होम्योपैथ। तो ये होम्योपैथ है। एक अनौपचारिक अध्ययन में कहा गया कि भारतीय जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा अपने स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरत के लिए होम्योपैथी पर डिपेंड है, निर्भर करता है, और देश में दवा की दूसरी सबसे लोकप्रिय प्रणाली के रूप में ये पैथी मानी जाती है। और भारत में बात करते हैं तो होम्योपैथी का 1.5 सदी यानी लगभग 150 साल हो चुके हैं, जिसमें इतने दिनों में यहाँ पे ये प्रचलन में है और यह देश की जड़ों और परंपराओं में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गई है कि इसे एक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में पहचाना जाता है। और बहुत सारे आपको क्लिनिक आपके शहर मोहल्ले गांव में मिल जाएंगे। गांव में भले कम हो, लेकिन लगभग हर शहर में सरकारी चिकित्सालय भी होम्योपैथी के आते हैं और यूनानी और आयुर्वेद के भी होते हैं। तो ये बहुत प्रचलित पैथी है। तो ये बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी ताकत इससे स्पष्ट प्रभाव में निहित है क्योंकि यह मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तरों पर आंतरिक सुरक्षा संतुलन के संवर्धन के माध्यम से बीमार व्यक्ति के रूप में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। ये हर तरीके से, मन से और मन से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये शरीर के अंदर जा करके बीमारी को दूर करती है। होम्योपैथी का जो शब्द है उसकी बात करी जाए तो होमो और पैथिस या पैथोस को बोलते हैं, होमोइस और पैथोस। तो होमोइस शब्द ये ग्रीक है और पैथोस शब्द भी ग्रीक है। तो होमोइस का मतलब समान होता है और पैथोस का मतलब करुणा होता है। तो समान चिकित्सा हम इसे बोल सकते हैं। यानी जिस बीमारी, जब कोई भी जड़ी बूटी या दवा जो होती है उस बीमारी को पैदा करती है, यानी उसके जैसे लक्षणों को दूर करने के लिए ये पैथी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम होमोपैथी या होम्योपैथिक, बाद में होमोइस पैथोस से होम्योपैथी बनी, होम्योपैथिक बनी है। तो इसमें जो है ये सबसे सरल अर्थ है, दवा की ऐसी कम खुराकों द्वारा किसी रोग के उपचार करती है, उस पैथी को हम होम्योपैथिक बोलते हैं। और वही मैंने बताया कि लक्षण, कोई भी दवा जो लक्षण पैदा करती है तो उसी चीज़ की वो दवाई बनी हुई दवा जो होती है उनके जैसे लक्षणों के से बीमारियों को दूर करती है। और
इसका जो मूल सिद्धांत है, जो बोला जाता है, वो सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटस है। समसमासमैति जो है उसको हम बोलते हैं संस्कृत में, किसी को उसके समान लक्षणों द्वारा ठीक करना। इसके फाउंडर जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है। 1755 से 1843 तक ये 19वीं सदी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक आधार दिया गया था। यह 2 शताब्दियों से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है और समय की मार को झेलने में सक्षम रही है। बहुत परेशानियां उन लोगों को, उनके शागिर्दों को झेलनी पड़ी थी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। उनको बहुत बहुत सलाम जो उन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धि हम लोगों को दी और इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति हम लोगों को दी, क्योंकि हैनीमैन द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक हैं और अच्छी तरह से साबित हुए हैं और आज भी सफलता के साथ उनका पालन किया जा रहा है और वो चीज़ जारी है, जिसे हम लोग जैसे लोग हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो सिद्ध और योगा में है वो आती है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है, इन 5 के अलावा जो भी पैथीज आती हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्य है और यहाँ भारत में प्रचलन में है, तो इसमें जो है ये भी वर्षों से चली आ रही सिद्ध पैथी जो होती है, हमने बताया कि अब बहुत पुराने समय से चली आ रही है और ये अपने विशेष सिद्धांतों जैसे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक, इन सभी प्रणालियों के साथ साथ व्यक्ति का इलाज करती है। इस पद्धति के अनुसार मनुष्य के स्वास्थ्य में प्रोत्साहन, रोगों से लड़ने की क्षमता और अपना उपचार करने की असीम संभावनाएं होती हैं। जैसे कि आपसे बता दिया कि जैसे मैंने भी काढ़ा पिया है, तो काढ़ा पीने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा खराश कम हो गई मेरी और थोड़ी सी खांसी में राहत मिल गई। तो जो काढ़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि गाढ़ा होता है, जो शानदार होता है, तो इसमें सब चीज़ें जो होती हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती हैं। तो इन सब के अपने अलग अलग लाभ हैं। तो बात करते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है खुराक चिकित्सा। ठीक है, खाने के द्वारा उपचार। अब आप सोचेंगे खाने से तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, खाने से उपचार कैसे होगा? तो यह अपने विशेष सिद्धांतों के द्वारा प्रचलन में है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, ये पैथी जो होती है वो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही काम करती है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा कहती है वैसे ये भी है। तो इसमें क्या होता है, जो फल सब्जियां हमारे लिए पौष्टिक हैं तो उनका एक डाइट चार्ट बनता है और उनको वही दी जाती हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर से जो विषाक्त कण होते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, विषैले तत्वों को हम जो बोलते हैं वो टॉक्सिन बोलते हैं, तो धीरे धीरे टॉक्सिन को दूर करती है और बीमारियों को सही करती है। तो इसमें मौसमी फल जितने भी होते हैं, ताज़ी हरी पत्तियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, स्प्राउटेड बीन्स वगैरह जो दालें हैं वो दी जाती हैं, अंकुरित भोजन, ये बहुत ही लाभकारी होती है। और साथ साथ में गेहूं के आटे की जगह पे मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, बहुत सारे ऐसे ही हैं, तो इन तत्वों को दिया जाता है खाने के साथ में, खाने के रूप में। तो इससे भी धीरे धीरे से इलाज होता है। तो उसमें 3 तरह के आहार जो हमने बताया, तो उसमें क्या दिया जाता है वो है एलिमिनेटिव, यानी शरीर से एलिमिनेट करने के लिए आहार, जिसमें हम नींबू पानी या तरल नींबू जो भी है, साइट्रिक एसिड रस, नर्म नारियल का पानी, हरा नारियल जो होता है, कच्चा नारियल, उसका पानी, सब्जियों फलों का सूप, हाँ, और दही का पानी, दही से जो छाछ बनता है, छाछ दिया जाता है, और गेहूं के घास, यानी कि गेहूं की घास जो होती है जिसे हम गेहूं को अंकुरित करते हैं और जो छोटे छोटे 8-9 दिन के उसमें जो है कोमल पौधे हो जाते हैं, तो उनको जो है वीट ग्रास बोलते हैं, सॉरी, हाँ याद आया, वो वीट ग्रास होता है। तो वीट ग्रास से भी उपचार होता है और थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल भी किया है। इसके बारे में एक वीट ग्रास के ऊपर हमारी अलग वीडियो रहेगी, उसकी वीडियो हमने बना के रखी थी, तो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो भी साझा करेंगे आगे आने वाले वक्त में। उसके बाद में आता है फास्टिंग, यानी उपवास या रोज़े के द्वारा इलाज। तो इसके ऊपर तो बहुत ही अच्छी बात रही कि जो है
उपवास के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए हैं और वो साबित हुए हैं कि उपचार भी, ये उपवास भी एक तरह का उपचार होता है, जिसके द्वारा शरीर के बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि हमारे जो जिस्मानी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं, और रूहानी जो ताकतें होती हैं जिसे हम आत्मिक बोलते हैं, तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है और तमाम सारी चीज़ों को, बीमारियों को, यहाँ तक कि कैंसर की बीमारियों को भी दूर करती है। तो ये होता क्या है कि कुछ समय के लिए, जैसे 1-2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, कुछ जिसमें कि हम अनाज को बोल सकते हैं तो अनाज बंद कर दिया जाता है, या सब कुछ बंद कर दिया जाता है, या सिर्फ पानी पिया जाता है, या सिर्फ फलों का फलाहार किया जाता है। तो ये अंग्रेजी शब्द फीस्टन से निकला है, इसका मतलब होता है उपवास करना, देखना और सख्त होना। तो उपवास में क्या होता है, बहुत सारे जो है जो काम जो हम लोगों के लिए जायज़ होते हैं उनको भी करना बंद कर दिया जाता है, जिसे हम तो अच्छी तरह जानते हैं। एज ए मुस्लिम जो है रोज़ा रखा जाता है, हम लोग रोज़े रखते हैं पूरे 30 दिन के लिए या 29 दिन के लिए, जो भी महीना होता है हम लोगों का, तो उस दिन उतने दिन रोज़े रखते हैं, अपने अल्लाह परमेश्वर से दुआएं करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, और बीमारियों के दूर होने के साथ साथ में हमारी जो आत्मिक शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये चिकित्सा पद्धति भी एक बहुत ही पॉपुलर हो रही है, अब दुनिया के सामने गई है। तो इसे हम लोग जो है फास्टिंग के तौर पे कर रहे हैं, मुस्लिम भी, हिंदू भी, भाई भी, सब लोग करते हैं, और काफ़ी प्रचलन में है, और बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करती है। और अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में जो उपवास शब्द होता है, तो ये ईश्वर के पास होता है। उप मतलब ऊपर वाला, और पास, वास का मतलब होता है पास या वास करना, यानी रहना। तो जो आत्मा होती है हम लोगों की है वो ईश्वर के शरण में चली जाती है, जिसे हम साफ शब्दों में कहते हैं, जो वो अल्लाह वाला हो जाता है। यानी जो रोज़ा रखता है, अल्लाह की बहुत गुणगान करता है, तो वो अल्लाह वाला हो जाता है। तो उपवास का भी यही मतलब होता है। और जैसे कि हम लोगों में बताया गया है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं रोज़ेदार का हूँ, यानी कि जो रोज़ा रखता है वो अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। तो धर्म कोई भी हो, लगभग जो है सभी चीज़ों में ये चीज़ कॉमन है। रोज़ा, जैसे रोज़ा हो गया, नमाज हो गया, उपासना हो गई, ये पद्धतियाँ होती हैं। तो ये जो है जैसे हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 या 2 दिन, या जो है पूरे महीने, साल में पूरे महीने के लिए होता है, या महीने में 3 दिन, हमारे में कहा गया 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा। कुछ में सोमवार का, हर सोमवार को रोज़ा रखते हैं। हिंदू भाई हमारे जो सोमवार को रोज़ा रखते हैं, हम लोगों में भी सोमवार को रोज़ा रखा जाता है। तो इससे भी बहुत शरीर को शांति मिलती है, और बहुत सारी जो हम लोगों की ताकतें हैं वो शरीर के अंदर की उभर के आती हैं। चलिए, बहुत हो गया उपवास के बारे में। अब हम जानते हैं मड थेरेपी के बारे में, जिसे हम मृदा के द्वारा उपचार, यानी मिट्टी के द्वारा उपचार कहते हैं। तो एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपचार साधन है। इसके लिए प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, मतलब उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी है निकाल लिया जाता है। बहुत अच्छी मिट्टी होती है, जो ऊपर से लगभग 2-3 फीट 4 फीट नीचे की होती है मिट्टी, ज़मीन की। उस मिट्टी को लिया जाता है, मिट्टी में पत्थर वगैरह तो अलग कर लेते हैं, सब चीज़ों को निकाल दिया जाता है, सिर्फ मिट्टी रह जाती है। तो मिट्टी जो है वो शरीर के 5 तत्वों में से एक तत्व है। तो ये इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और डिटेल जानकारी हम आपको अगली वीडियोस में देंगे इसकी। फिर आता है पानी के द्वारा उपचार, या जिसे हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसे हम जलोपचार भी बोलते हैं। तो ये भी एक शाखा है प्राकृतिक चिकित्सा की, नेचुरोपैथी की। तो इसमें क्या करते हैं, जो बीमार होता है उसको हम पानी पिलाते हैं, पानी में रखते हैं, या पानी की स्टीम में रखते हैं, और उसके टेम्परेचर बहुत अलग अलग रहते हैं। जैसे कि 100 डिग्री की ये चीज़ है, और जो है फिर 60 डिग्री का जो है 0 डिग्री का पानी है, उसमें रहना है, या जो है फिर जो है 60 डिग्री का जो है उसका पानी का ये चीज़ पीनी है। तो इस तरह से उपचार आता है। सोना हम लोग जानते हैं, सोना एक बात है, वो सोना बात भी इसी में ही आता है। तो ये भी बहुत सारे रोगों में प्रभावकारी साबित होती है। इससे बहुत ही एनर्जी आ जाती है शरीर के अंदर।
तो पानी, ठोस, बर्फ, हर तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है हमारी अगली थेरेपी, मसाज थेरेपी या मालिश थेरेपी बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके नाम के बारे में। तो ये मालिश भी एक व्यायाम होता है। कई बार हम लोगों के जैसे हाथों में कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारी दादी माँ कोई भी बुजुर्ग जो है हमारे जो है मसाज कर देता है या पकौड़ों का मसाज कर देता है इस तरह से। तो वो जो है दर्द वगैरह चुटकी में दूर हो जाती, नस खिंच जाती, तो उसको किसी तरीके से सही किया जाता है। तो ये जो ग्रीक शब्द है मसियर, मसियर का मतलब होता है गूंदना, गूंथना। और फ्रेंच में अगर मसियर का मतलब निकालते हैं तो घर्षण यानी रगड़ पैदा करना। और अरबी में मस का मतलब होता है सट जाना या स्पर्श कर लेना, छू लेना। मस का मतलब होता है छूना, जैसे कपड़ा हमारे मस कर गया तो यानी मतलब वो टच कर गया है, तो टच को हम लोग छुअन को बोलते हैं मस अरबी में। और फ्रेंच में हम गूंथने या घर्षण को लेते हैं, और मसियर का मतलब भी गूंथना ही होता है। तो इस तरीके से हम गूंथते हैं तो मसाज बोलते हैं उसको। और अगर हम लैटिन शब्द में जाते हैं तो लैटिन में इसका मतलब होता है भार, वजन, और आटा से भी उत्पन्न है ये। तो मालिश जो है भौतिक यानी शारीरिक, कार्यात्मक ये भी शारीरिक है, और कुछ मामलों में मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ साथ में कोमल ऊतकों के हेर फेर का अभ्यास है। यदि सही ढंग से एक नंगे शरीर पर ये मसाज की जाती है तो अत्यधिक उत्तेजक और स्फूर्तिदायक हो सकती है, यानी उससे सारी थकान दूर हो जाती है। फिर एक चाइना और जापान का पैथी जो चलन में बहुत ज़्यादा दुनिया भर में है, वो है एक्यूप्रेशर। तो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ये पूरी बॉडी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है अलग अलग जगहों पे। तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना और दबा करके उस पर हल्का मसाज करना, जैसे कोई ये पॉइंट है तो इसके ऊपर धीरे धीरे से इस तरह से मसाज करना या यहाँ करना। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे बहुत आपको पेशाब लगी तो उसमें एक होता है कि उंगली को दबाना होता है, तो उससे जो है पेशाब की जो है प्रेशर होता है वो रुक जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे जो है हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे अलग अलग आने वक्तों में कि कैसे क्या करी जाती है। हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टडी की हुई है इन सभी पैथियों के ऊपर, तो मैं आपको धीरे धीरे से बताता रहूँगा। तो इसमें जो प्रेशर दिया जाता है, और प्रेशर के द्वारा जो है हम बीमारियों को धीरे धीरे से दूर करते हैं। पेट में हो, दिल में हो, कहीं पे भी हो, कोई बीमारी हो हाथ पैर में, तो उसको जो है बिंदुओं को दबाया जाता है, खिंचाव को कम करते हैं, और ये शक्ति को, शरीर की शक्ति को बढ़ावा देती है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। एक्यूप्रेशर में हम जानते हैं प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद आता है एक्यूपंक्चर। पंक्चर का मतलब होता है छेद करना। तो एक्यूपंक्चर जो होता है वो शरीर के जो पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स, तो इसमें बहुत बारीक बारीक सुइयों से चुभोया जाता है। बहुत बारीक बारीक पिन होते हैं तो उनको वहाँ पे दबाया जाता है। तो चुभोकर हिलाकर दर्द से राहत देने की प्रक्रिया है, या उपचारक उद्देश्यों के लिए एक प्रक्रिया है। शब्द एक्यूपंक्चर लैटिन शब्द एकिस यानी सुई, और पेगेर मतलब चुभोना है। तो सुई चुभने को एक्यूपंक्चर बोलते हैं, चुभन को पंक्चर बोलते हैं। और एकस मतलब सुई होती है, यानी सुई चुभोने से जो इलाज किया जाता है वो एक्यूपंक्चर होता है। प्रेशर का मतलब होता है एकस मतलब वही है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल जो है वो चीनी चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं, ये शिरो बिंदु पर स्थित है, इसके सहारे क्यू ई महत्वपूर्ण ऊर्जा बहती है। और एक्यूपंक्चर बिंदुओं या शिरा बिंदुओं के अस्तित्व के लिए कोई ज्ञात संरचनात्मक या ऐतिहासिक आधार नहीं मिला है अभी तक। और सूरज की किरणों के 7 रंगों में विभिन्न उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। ये रंगों द्वारा चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। ये तो एक्यूपंक्चर हो गया। अब जो है रंगों के द्वारा उपचार होता है, ये भी होता है। तो सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों का एक अलग अलग महत्व है। तो जैसे कि वो रंग होते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था बैनी आहा पीनाला, तो बै से बैगनी हो गया,
नी से नीला हो गया, आ से आसमानी हो गया, हा से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, ला से लाल हो गया। तो ये प्राकृतिक रूप से हमारी जो रोशनी है, सनलाइट बोलते हैं जिसे हम, तो इसमें 7 रंग होते हैं। बैगनी, नी नीला, आ आसमानी, ह हरा, पी पीला, ना नारंगी और ला लाल। विबग्योर भी हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। रंगों का जब पढ़ाया जाता है तो हमको बैनिया पिनाला और विबग्योर ये 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये उन्हीं के 7 रंग होते हैं। तो इन रंगों के द्वारा भी उपचार किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां इनको दिखाकर या इनके एक प्रैक्टिकल करके बनाई जाती हैं, तो उससे भी इलाज होता है इसका। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए बोतलों और रंगीन गिलासों में धूप में रखे हुए पानी और तेल को रंग थेरेपी द्वारा विभिन्न विकारों के इलाज के लिए उपकरणों के रूप में किया जाता है। रंग थेरेपी के सरल तरीके स्वस्थ होने की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी होते हैं। आया समझ में? तो इसमें हम पानी को अलग अलग रंगों में रख देते हैं सूरज की रोशनी में, और एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए रखना है, तो इससे वो होता है। और तेलों को मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है 7 अलग अलग रंगों में, शीशियों में मिल जाते हैं। कई बार जो तेल देखा होगा मार्केट में किसी हकीम या वैद्य की दुकान पे, तो नीला तेल, पीला तेल, ये सब तेल मिल जाते हैं। तो ये तेल द्वारा उपचार भी होता है। इसको भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक थेरेपी, बहुत अच्छी थेरेपी होती है। फिर आता है वायु के द्वारा उपचार। अब देखिए, हवा लगना शरीर में कितना ज़रूरी होता है। ये तो जब हमारे पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और हम थक हार करके घर पे जब आते हैं तो हम ही लोग जानते हैं, ऑफिस में काम करने वाले या दुकानदार लोग जानते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जब हम लोग घर पे आते हैं तो सॉरी खांसी आ रही है, तो ये भी एक जो है बहुत अच्छी एक मकबूल थेरेपी है। तो वायु स्नान जो है, इसके माध्यम से वायु चिकित्सा का लाभ प्राप्त किया जाता है। हर इंसान को हर दिन लगभग 20 मिनट या संभव हो तो उससे अधिक समय के लिए वायु स्नान करना चाहिए। यह अधिक फायदेमंद है जब सुबह के टाइम ठंडी रगड़ और व्यायाम के साथ संयुक्त रूप से किया जाए। जैसे कि एक तो हो गया, जैसे हम ताज़ी हवा खाने के लिए हल्के कपड़े पहनकर पार्कों में चले जाए। अगर शहर हैं बड़े तो उसमें पार्कों में जा सकते हैं, घास पे चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मिलता है, मिट्टी से की अर्थिंग से भी उसका उपचार हो जाता है, और साथ ही साथ जो है मिट्टी के अर्थिंग से हमारी बॉडी की एनर्जी चार्ज हो जाती है, और जो पॉजिटिव या वेस्ट एनर्जी होती है वो जो है घास द्वारा खींच ली जाती है। और हवा से भी जो है थेरेपी होती है। तो 3 तरह की थेरेपी हमारे सुबह बाहर घूमने से, मैदान में घूमने से मिलती है। अगर नंगे पर घूमते हैं तो जो है एक अर्थिंग के द्वारा थेरेपी जो होती है, ये बहुत ही मकबूल थेरेपी भारत में इस टाइम बन रही है। इसमें जो है हम बॉडी को अर्थ कर देते हैं पैर से, और या फिर जो है अर्थ करके हम किसी जो है बर्तन में, किसी धातु के बर्तन में हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग घोल तैयार करते हैं, मेडिसिनल घोल, जिसे प्राकृतिक रूप से फल सब्जी वगैरह से तैयार किया जाता है। तो उसमें हम बॉडी को रखते हैं और अर्थ देते हैं, तो ये अर्थ द्वारा भी उपचार होता है। तो ये भी एक मकबूल थेरेपी है, ये भी आयुष मंत्रालय के अंदर आती है। तो एयर थेरेपी के लिए क्या करना होता है कि जो है हल्के कपड़े पहनकर, अब जैसे हल्के कपड़े पहने हुए हैं तो बॉडी दिख रही है, तो लोगों को शर्म की चीज़ होती है, तो छुपाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा घर जिसमें जो है आसपास लोग देख ना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो है कम कपड़े पहनकर हम जो है हवा का आनंद ले सकते हैं। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहने, जिसमें हम कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो प्राकृतिक होता है। तो इसमें क्या होता है, हवा का आवागमन आना जाना दोनों तरफ रहता है, तो इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। इसको हम एयर स्नान यानी एयर बाथ बोलते हैं। और इसके बाद में आता है चुंबकीय चिकित्सा, जिसे हम मैग्नेट थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह भी एक निदानिक प्रणाली होती है, जिसे हम रोगियों के शरीर पर चुंबक के अनुप्रयोग द्वारा, चुंबक का इस्तेमाल करके किया जाता है। यह सबसे सरल, सबसे सस्ती और पूरी तरह से दर्द रहित प्रणाली है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। इसमें तमाम दर्दों को दूर किया जाता है।
इससे जो है बॉडी के तमाम अंग सही हो जाते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। कोई गिल्टी वगैरह है या जो है पथरी भी है तो आपकी पथरी भी उससे इस्तेमाल से निकल जाती है। और जो इसमें मैग्नेट होते हैं तो वो कई तरह से होते हैं, जैसे जो है बेल्ट यहाँ पे लगाने के लिए होती है, बीपी को घटाने और बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कमर में बांधने वाली बेल्ट होती है जिसे कमर में बांध के रह सकते हैं। और जो है बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं नीले और हरे और लाल कलर में, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो दर्शाते हैं। तो एक पैर पे नॉर्थ पोल रखते हैं, एक पैर पे साउथ पोल रखते हैं। तो इस तरह से ज़मीन पर रख करके ये इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जिनको जो है यहाँ पे लगा के या दर्द या प्रभावित या जख्म और प्रभावित वाली जगहों पे लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बात को हम अपनी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और ये जितनी भी पैथी हमने बताई पांचों के बारे में आपकी विस्तृत वीडियो एक हम अलग बना देंगे। और ये जो न्यूचुरोपैथी है जिसमें अलग अलग पैथियाँ हैं तो इनकी हम एक वीडियो अलग बना देंगे, कैसे इस्तेमाल होती क्या है उसके बारे में। और इसके अलावा हम यूनानी, आयुर्वेद और घर के अंदर जो उपचार होता है, जैसे मेरी वीडियोस आई हुई हैं तुलसी पे, आंबा हल्दी पे, इसी तरीके से अदरक पे वीडियो भी आई हुई है। तो हम वीडियो बराबर डाल रहे हैं। और ये हम जो आज हमने जो वीडियो बनाई है वो इन सारी पैथीज़ को फॉलो करते हुए हमको बनानी है। तो उसमें अभी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर और होम्योपैथ के ऊपर। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही, यानी हम हो सकता कल से ही हम होम्योपैथ और आयुर्वेद के ऊपर शुरू कर सकें। आयुर्वेद पे चल रही है बराबर, तो आयुर्वेद का कलम चल रहा है और हम जो होम्योपैथ पे काम शुरू करने जा रहे हैं। और इन सब पैथीज़ के बारे में कभी कभी थोड़ी सी वीडियोस हम डालते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इन चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं जो मैंने अभी आपको बताया है। और जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो हमारे लेक्चर, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने से क्या रहेगा कि जो है हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी और उनको उससे फ़ायदा होगा। और आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके ज़रिए दूसरों को उससे हेल्प मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक चैनल जो है वो टेक्निकल और मोटिवेशनल चैनल चल रहा है जिसमें हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस चैनल का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो आप उस लिंक से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा लर्निंग ऐप बना हुआ है, तो उस ऐप के ज़रिए आप हमारे ऐप पे जा करके वहाँ पे से लर्निंग कर सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।